नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और उनकी वर्गीकरण। मध्यकालीन आर्य भाषा को हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पहला हम देखेंगे पाली। पाली का समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसी तक। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और आदिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गया। वहां लंका नरेश वटगामनीस के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इस भाषा का नामकरण आधुनिक काल के यूरोपीय विद्वानों ने किया, लेकिन फिर भी इस भाषा के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पाली भाषा के क्षेत्र को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे मगध की बोली मानती हैं तो कुछ उज्जैनी की, लेकिन यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया। पाली भाषा का 2 रूप है: पाली, अभिलेखी, प्राकृत। अभिलेखी प्राकृत का संबंध भी पाली के साथ ही है। जहाँ पाली का संबंध है जातक कथाओं और पिटकों से है, वहीं अभिलेखों प्राकृत का संबंध उन लेखों से है जो शिलाओं पर अंकित है, इसलिए इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं: अशोककालीन अभिलेख तथा अशोकेतर अभिलेख। अगला हम देखेंगे प्राकृत। प्राकृत का समय 1 ईस्वी के आरंभ से 500 ईस्वी तक है। विद्वानों का मत है कि प्राकृत भाषा जनभाषा यानी सामान्य लोगों की भाषा थी, इसलिए इसका नाम प्राकृत पड़ गया। प्राकृत शब्द को 3 अर्थों में लिया जा सकता है। प्रथम अर्थ है यह अभिलेखी प्राकृत से संबंधित है। द्वितीय अर्थ में भारत तथा भारत से बाहर असंख्य प्राकृत है। तृतीय अर्थ में प्राकृत में अपभ्रंश तथा अवहट शामिल की जा सकती है। इसी प्रकार भूगोल, धर्म व साहित्य के आधार पर प्राकृत के अनेक भेद किए जा सकते हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं: प्राकृत संस्कृत भवतत् आगतवाम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। हेमचंद्र। प्राकृते संस्कृतात् आगतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। सिंह देवमणि। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी वासुदेव। शौरसेनी। अर्धमागधी, मागधी, अवहट आदि प्राकृत की विकसित रूप है या प्राकृत का ही एक प्रकार है। अगला हम देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जा सकता है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्यधीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और
अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्रों में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंद ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वाल्मीकि राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों की कवि कहा है। डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा, जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि अपभ्रंश को उकार बहुलता भाषा कहा गया है और अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र उपसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग मिलते हैं। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्योदीश्वर ठाकुर ने अपने वर्णरत्नकार ग्रंथ में किया है।